हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कैलाश चंद, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जिसका नाम है धनायन या क्षारीय मूलक। तो प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं धनायन या क्षारीय मूलक क्या हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि धनायन क्षारीय मूलकों को। तो धनायन क्षारीय मूलकों को निम्नलिखित 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक संयोजी आयन, दूसरा द्विसंयोजी आयन और नंबर 3 है त्रिसंयोजी आयन। तो आइए जानते हैं एक संयोजी आयन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, इसका प्रतीक H, और यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो यही चीज़ धनायन होती है, अर्थात इसको कहेंगे हाइड्रोजन धन आयन, जिसकी संयोजकता होती है 1। जिस प्रतीक पर जितना चार्ज होता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है, अर्थात वैलेंसी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार लिथियम को Li लिखा जाता है, जिस पर चार्ज होता है +1, अर्थात +1 धनायन होता है। ठीक, अर्थात इसकी जो वैलेंसी है वो +1 हुई। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था कि जिस तत्व पर चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है सोडियम। अब देखिए सोडियम को लिखते हैं Na लिखते हैं। अब देखिए यहाँ सोडियम की बैलेंसी +1 है। सोडियम की बैलेंसी क्या है? +1, अर्थात इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसकी बैलेंसी 1 हुई। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम को। तो यहाँ देखते हैं कि पोटेशियम के पर भी प्लस चार्ज है, अतः यहाँ इसकी बैलेंसी भी +1 है। देखते हैं सिल्वर को। सिल्वर अर्थात Ag पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इसकी बैलेंसी भी +1 है। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्यूप्रस को Cu लिखा जाता है, यहाँ भी +1 चार्ज है और उसकी बैलेंसी +1 है। आइए आगे देखते हैं मर्क्यूरस को Hg लिखते हैं, पॉजिटिव यहाँ चार्ज है, इसकी वैलेंसी +1। अमोनियम को लिखा जाता है NH4+, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इसकी बैलेंसी +1 है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब प्लस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इन सभी की संयोजकता +1 ही होती है। इनको ध्यान में रखेंगे। आइए अब इसी प्रकार देखते हैं द्विसंयोजी आयन क्या हैं, कौन कौन से हैं, इन पर कितना चार्ज होता है, इनकी बैलेंसी कितनी होती है। तो देखिए जैसे कि उपरोक्त दिखाया गया था, ठीक वैसे ही यहाँ बेरिलियम को Ve+2 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, अतः इसकी बैलेंसी +2 होती है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, बेरियम Ba+2, फेरस Fe+2, स्टेनस Sn+2, जिंक Zn+2, क्यूप्रिक Cu+2, मर्क्यूरिक Hg+2। अर्थात यहाँ हमने सब एलिमेंट्स को पढ़ लिया है, इनके प्रतीकों को पढ़ लिया है, इन पर दर्शाया गया पॉजिटिव चार्ज भी पढ़ लिया गया है। अब देखते हैं इसकी बैलेंसी। मैंने जैसे बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो ठीक यहाँ सभी एलिमेंट्स की जो बैलेंसी है वो सभी की +2 है। तो आइए ठीक इसी प्रकार देखते हैं त्रिसंयोजी आयन को। तो यहाँ त्रिसंयोजी आयनों में एल्यूमिनियम और फेरिक प्रमुख हैं। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम की जो चार्ज है, एल्यूमिनियम पर जो चार्ज है वो +3 है, अर्थात यहाँ इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी होगी? +3 होगी। ठीक इसी प्रकार फेरिक देखो, फेरिक और फेरस बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ मैंने लिखा था फेरस को मैंने Fe+2 लिखा, और यहाँ फेरिक अर्थात यहाँ पे जो चार्ज है इसका वो 3 है। जो जब 3 चार्ज होता है
तो उसे फेरिक पढ़ेंगे, +2 चार्ज है तो उसको फेरस पढ़ेंगे। यहाँ बात ध्यान रखने की है। तो आइए फेरिक पर जो चार्ज है वो +3 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इसकी जो बैलेंसी है वो +3 होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने आज देखा कि जो धनायन क्षारीय मूलक हैं, जो धनायन क्षारीय मूलक, वो सब जो है वो यहाँ लिखे गए हैं, जिनकी बैलेंसी मैंने इधर दर्शा दी गई है। आइए आगे अब देखते हैं क्षारीय मूलकों को, ऋणायन क्षारीय मूलक। तो देखिए मैंने लिखा है अगला टॉपिक ऋणायन या अम्लीय मूलक। यहाँ मैंने पढ़ाया धनायन क्षारीय मूलक, इसको धनायन क्षारीय मूलक कहते हैं, और यहाँ ऋणायन या अम्लीय मूलक इनको कहा जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ जैसे कि धनायन पिछले उसमें धनायन या क्षारीय मूलकों को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऋणायन या अम्लीय मूलकों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक संयोजी ऋण आयन मूलक, तो एक संयोजी ऋण आयन मूलकों को सबसे पहले यहाँ लिखा है क्लोराइड। तो क्लोराइड को इसने लिखा है Cl नेगेटिव चार्ज, ब्रोमाइड Br नेगेटिव चार्ज, आयोडाइड I नेगेटिव चार्ज, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड OH माइनस अर्थात नेगेटिव चार्ज, वाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स लिखे हैं अर्थात या कोई अणु लिखे हैं या कंपाउंड लिखा है, तो इसमें जितना चार्ज यहाँ दर्शाया गया है, ठीक उसी की उतनी ही संयोजकता यहाँ दिखलाई गई है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई कार्बोनेट आयन हुआ तो कार्बोनेट ऋणायन हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कार्बोनेट को लिखते हैं, बाई कार्बोनेट को लिखते हैं HCO3, और इस पर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई? -1। तो ठीक इस प्रकार हम इसको ध्यान में रखेंगे। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बिना हम कोई भी फार्मूला नहीं मेकिंग कर सकते, अर्थात फार्मूला मेकिंग के लिए सबसे बढ़िया जो आसान ट्रिक है वो इन्हीं के द्वारा ही यूज होता है। तो देखिए आइए आगे देखते हैं द्विसंयोजी आयन को। तो द्विसंयोजी आयन में सबसे पहले ऑक्साइड पढ़ते हैं। ऑक्साइड को O2- लिखा जाता है, अर्थात O2 नेगेटिव 2 चार्ज, अर्थात परऑक्साइड O2-2, सल्फाइड S2-, सल्फाइड SO3 पे भी -2 चार्ज होता है, सल्फेट SO4 लिखा जाता है, इस पे भी नेगेटिव 2 चार्ज होता है। कार्बोनेट CO3 पर यहाँ पे कितना है चार्ज? -2। यहाँ वाई कार्बोनेट पे -1 चार्ज होता है, ठीक इसी प्रकार कार्बोनेट पे केवल -2 चार्ज होता है। अर्थात मैंने कहा कि जितने भी यहाँ ये जो है ऋणायन दिखाए गए हैं या कोई भी एलिमेंट दिखाए गए हैं, इन पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है, और ठीक इसी प्रकार जितना चार्ज होता है तो उतनी ही उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ संयुक्ता भी इनकी -2 हुई। आइए आगे देखते हैं त्रिसंयोजी आयन को। तो त्रिसंयोजी आयनों में नाइट्राइट, फास्फाइड, फास्फेट और बोरेट आते हैं। अब देखिए नाइट्राइट को है नहीं क्या लिखा है? N3 नेगेटिव चार्ज, फास्फाइड P3 नेगेटिव चार्ज, फास्फेट PO4-3 चार्ज, बोरेट BO3 -3 नेगेटिव चार्ज। तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक उसकी ही उतनी ही वैलेंसी है। आइए इनका यूज समझते हैं। तो इनका यूज़ करने के लिए आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ दिखलाया है कि संयोजकता द्वारा अणुसूत्र लिखना। तो आइए सीखते हैं कि अणुसूत्रों को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ मैंने लिखा है यौगिक, यहाँ मूलक, यहाँ सूत्र। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें फेरिक सल्फेट का सूत्र चाहिए तो सबसे पहले हमें फेरिक को लिखना पड़ेगा, उसके बाद सल्फेट को। तो देखिए यहाँ मैंने दिखाया गया है कि फेरिक को मैंने Fe लिखा हुआ है और सल्फेट को मैंने SO4 लिख दिया गया है। ठीक जितना फेरिक पर चार्ज होता है वो मैंने ऊपर दिखा दिया गया है, और ठीक सल्फेट पर जितना चार्ज होता है वो मैंने ऊपर दर्शा दिया है। ठीक अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है जितना सल्फेट का चार्ज होता है वो Fe पे आ जाता है, और ठीक जितना Fe पे चार्ज होता है वो SO4 की तरफ पहुँच जाता है। तो इसको किस तरह लिखेंगे वो मैंने यहाँ दिखा दिया गया है। देखिए Fe पर कितना चार्ज हुआ,
जो सल्फेट का चार्ज था वो Fe2 पे आ गया और जो सल्फेट का चार्ज था वो Fe पे आ गया है। तो देखते हैं, तो यहाँ जो बनता है एक नया फार्मूला वो Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो कहने का मतलब है जो Fe है, Fe ने किसका चार्ज ग्रहण कर लिया है, SO4 का चार्ज ग्रहण कर लिया गया है। ठीक इसी प्रकार SO4 ने किसका चार्ज ग्रहण किया है, Fe का। तो कहने का मतलब ये है, ये एकदम एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं, अर्थात जितने भी चार्ज होता है वो एक दूसरे के विपरीत चला जाता है। ठीक, और यहाँ प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं होता। कहने का मतलब यौगिक का सूत्र लिखते समय निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को नहीं लिखा जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अगर यदि हमें अमोनियम कार्बोनेट को लिखना पड़े तो सबसे पहले हम अमोनिया को लिखेंगे। अमोनिया को NH4 लिखा जाता है जिसकी बैलेंसी +1 होती है। ठीक इसी प्रकार कार्बोनेट को CO3 लिखा जाता है जिसकी बैलेंसी -2 होती है। ठीक, अब देखिए मैंने जैसे बताया था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये जो बैलेंसी है कार्बोनेट की बैलेंसी NH4 पर आएगी। तो देखो NH4 को मैंने बैलेंसी 2 कर दिया गया, मतलब बैलेंसी को इसके अणु में लिख दिया गया है। ठीक, अब ये जो बैलेंसी है अमोनिया की जो बैलेंसी है वो कार्बोनेट पे पहुंचेगी। कहने का मतलब है कार्बोनेट की क्या कहलाएगा, केवल 1। तो कार्बोनेट 1 है और NH4 कितने हैं, 2। तो NH4 कितने हैं, 2 और कार्बोनेट है 1 को लिखते ही नहीं है। तो यहाँ सूत्र जो बना NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3 बन जाता है। आइए आगे देखते हैं फेरिक नाइट्रेट को। तो यहाँ भी फेरिक और नाइट्रेट, फेरिक को Fe लिखते हैं जिस पर आवेश होता है +3, नाइट्रेट को लिखते हैं -1। तो देखिए मैंने फिर से इसको कहाँ भेज दूंगा, Fe पर भेज दूंगा और +3 को NO3 पर भेज दूंगा। तो यहाँ जो Fe है वो 1, तो Fe 1 हो जाएगा। 1 को लिखते ही नहीं है, मैंने कहा दर्शाते नहीं है, क्योंकि Fe तो खुद ही 1 है, यानी 1 तो खुद ही स्वयं 1 ही है। तो यहाँ लिखना उचित नहीं होता, लिख दो तो कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं होती, पर नहीं लिखते हैं। तो अब NO3 की तरह है 3। तो देखो NO3 को मैंने 3 दिखा दिया गया, तो ये आवेश जो है वो अणु के रूप में लिख दिए जाते हैं। आइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, ऑक्साइड को O लिखते हैं। एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है -2 वो एल्यूमिनियम की तरफ चला जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम 2 बन जाते हैं। और जो एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पर पहुंच जाता है, अर्थात O कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। तो इस प्रकार Al2O3 यौगिक का सूत्र बन जाता है। आइए कैल्शियम आपका फास्फेट को देखते हैं। तो कैल्शियम और फास्फेट हमने अलग अलग लिखा। ठीक, कैल्शियम पर +2 आवेश, PO4 पर, फास्फेट पर -3 आवेश। तो 3 को इधर भेज देते हैं तो Ca3 बन जाता है। ठीक, 2 को इधर भेज देते हैं तो PO4 का होल ट्वाइस बन जाता है। इस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का जो अणुसूत्र है, या आपका अणुसूत्र कहेंगे या रासायनिक सूत्र है, वो Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक को Fe और ऑक्साइड को O। फेरिक पर जो है +3 आवेश, ऑक्सीजन पर -2 आवेश। तो यहाँ देखते हैं कि फेरिक पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उपरोक्त किया गया था कि ऑक्सीजन के चार्ज को फेरिक पर पहुँचा देंगे तो फेरिक ट्वाइस बन जाएगा। और ठीक, और फेरिक के जो फेरिक पर जो जितना आवेश था वो ऑक्सीजन पर पहुँच जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन थ्राइस बन जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा Fe2 और थ्राइस। यहाँ सिल्वर क्लोराइड को देखिएगा, सिल्वर को Ag, क्लोराइड को Cl। तो यहाँ देखते हैं सिल्वर पर प्लस चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए दोनों में समान है, इसलिए यहाँ है ना एक को मैंने कहा जैसे बताया था कि एक को लिखते ही नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे ही AgCl आ जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो AgCl लिखेंगे। अब देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम ये रहा, बाइकार्बोनेट को ये रहा। तो सोडियम पर प्लस चार्ज और हाइड्रोजन कार्बोनेट पर, सॉरी बाइकार्बोनेट पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या फिर नहीं बाइकार्बोनेट कह लो। तो बाइकार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के चार्ज बराबर हैं, इसलिए NaHCO3 आ जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा ये। क्रोमियम फास्फेट Cr, क्रोमियम Cr और फास्फेट PO4। तो देखिएगा Cr पर +3 आवेश, PO4 पर -3 आवेश। तो कोई बात नहीं, दोनों समान हैं, तो इसलिए CrPO4 बन जाएगा, CrPO4 इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि 3 अणु और 3 अणु इसके हैं। तो अगर इसका अनुपात निकालें तो 1:1 आ जाएगा।
क्योंकि 3 से 3 का 3, 3 का 3, तो एक एक आ रहा है, एक एक को लिखते नहीं, तो CrPO4 लिख देंगे। तो कहने का वाला है यही यहाँ संयुक्ता में HCF से भाग देकर सूत्र लिखा गया है। कहने का मतलब यहाँ एक मैथ से पेन निकाल लेते हैं, तो है जैसे मैंने अभी बताया रेशियो निकाल लेते हैं इसका। 3 से ऐसा कोई सा संख्या ले लो जो इनको काटती हो। तो ये 3 है, तो 3 का 3 1 आ जाएगा, 3 का 3 1 आ जाएगा, तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसलिए ये जो है एक एक को लिखा ही नहीं गया है, तो CrPO4 लिख दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया गया था, धनायन क्षारीय मूलक, धनायन या क्षारीय मूलक, और ऋणायन या अम्लीय मूलक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है वो हमने जान लिया। इनकी वजह से ही हम ये सूत्र लिख पाएँ। अब ये जो फार्मूले हैं पिछले जो धनायन मूलक और हमने ऋणायन मूलक पढ़े, तो इनसे हम सैकड़ों की संख्या में नए फार्मूले बना सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप बार बार देखेंगे और इसको समझेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा और आप फार्मूलों को एक नए फार्मूलों का निर्माण आप खुद ही कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस यहाँ तक ही। धन्यवाद।